नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादल टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की ब्लड संगत और संगत मीनाक्षी बेदी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी बेदी जी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू सो मच महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी, आज का मौका बख्शने का। महाराज हमारे दयाल है ना, और हमारे कर्म जिनका हिसाब काल रखता है वो भी अपनी लड़ाई लड़ता रहता है, और महाराज हमारे लिए लड़ते रहते हैं। संगत जी, मुझे 2 मौके मिले इन दिनों में। गृहस्थ में वो भवसागर के गोते लगते रहते हैं। कुछ न कुछ कर्म तो बरसते ही हैं जो पूरे करने यहाँ आए हम। वो गृहस्थी पे तो बेचारे पे और भी कुछ न कुछ ज़रूरतें, कुछ न कुछ बरसता ही रहता है। पिछले कुछ महीने मेरे बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए थोड़े हार्ड रहे। तो मैं भी अनअफेक्टेड तो नहीं रह सकती थी, इतनी तो हमारी लेवल नहीं है कि डिटैचमेंट से व्यू करें महाराज के खेल को या अपने कर्मों की खेल को। थोड़ी सी कर्मों की गर्मी लग जाती है तो रोते रोते उनके पास पहुंच जाते हैं। और महाराज के भी तरीके हैं कर्म काटने के, उसमें से ये एक तरीका जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जो भी कोई सेवा मंदिर में या सत्संग से या कुछ भी जो भी महाराज देते हैं, हमें एक मौका देते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। मतलब उनका कोई फेवरेट नहीं है। जिस टाइम किसी को, मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया है, इंसान को अपनी कोई लोड, कोई ज़रूरत होती है, उस टाइम ही महाराज आपको ऐसे मौके बख्शते हैं, फेवरेटिज्म की वजह से नहीं। तो जो मैं आपको कह रही थी, कुछ दिनों से थोड़ा संघर्ष का दौर फैमिली में चल रहा था। मुझे 2 मौके मिले सत्संग शेयरिंग के, लेकिन काल भी इतना ज़बरदस्त है। एक मौके में मेरा फ़ोन कहीं खो गया, जिस पे लिंक था, और मैं नहीं कर पाई, और मैंने देखा कि उसके रिपरकशंस हुए। फिर दूसरी बारी में मैसेज मेरे तक नहीं पहुँच पाया, मैंने फ़ोन नहीं खोला। तो कुछ 2-3 दिन पहले मैं बड़ी परेशान थी और मैंने महाराज को बोला, महाराज, तो मुझे लगता है कि वही अपने घिसे-पिटे 3-4 सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि वो इतने बड़े सत्संग हैं। सत्संग तो चलते ही रहते हैं। महाराज ने अपने जीवन काल में बोल के बख्शे हैं वो सत्संग, तो उनको मैं शेयर ना करूँ, उनका शुक्राना ना करूँ, तो मुझे कंप्लीट नहीं लगता। कोई भी सत्संग शेयरिंग मन में आता है, अब मुझे नहीं शेयरिंग करनी चाहिए, मेरे पास कुछ तो सुनाने को है नहीं नया, और ये भी नहीं मैं चाहती कि कोई और मेरे पे बड़ा कर्म गिरे और महाराज को और मुझे कीचड़ से उभारना पड़े और फिर मैं एक कहानी बनाऊं, वो भी नहीं चाहती। मगर एट द सेम टाइम रिपीटिशन से लगता है कि बार बार वही सत्संग। लेकिन मैं कुछ दिन पहले इतनी मजबूर कि मैंने महाराज से गिड़गिड़ा के बोला, महाराज, सत्संग शेयरिंग का ही मौका दीजिए मुझे। कर्मा कटिंग, मुझे आपकी रियायत की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। तो महाराज ने आज ये मौका मुझे बख्शा है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि महाराज अपनी बड़ाई खुद कराएं, खुद बुलवाएं और मुझ पे दया करें। मैं अपने बड़े 3-4 कल्याण जो महाराज के सबसे बड़े कल्याण हैं, पहले वो सुनाऊंगी। फिर महाराज की बॉडी छोड़ने के बाद के कुछ सत्संग जो मैं एक्सपीरियंस करते आ रही हूँ, आज शेयर करने की कोशिश करूंगी। मैंने एफर्ट डाल के याद किया कि महाराज के जाने के बाद भी चीज़ें हुई हैं, तो छोटी-बड़ी आज मैं वो शेयर करूं। और जो बड़ी-बड़ी रहमतें महाराज की, बहुत बड़े कल्याण हैं, जो उन्होंने अपने मुखार बल से बोल के हमारे दयाल दाता ने जो कर्म मेरे घर पे किए हैं, मेरी ज़िंदगी पे किए हैं, पहले मैं वो सुनाती हूँ और फिर मैं आपको
महाराज के चोला छोड़ने के बाद के कुछ सत्संग सुनाती हूँ। मोस्टली संगत को पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड पायलट हैं। अब तो वो काफ़ी उस स्टेज अब फ्लाइंग नहीं करते। बट जब बिल्कुल यंग थे, तो वो एयरक्राफ्ट में थे। मैं अब वो इंट्रोडक्शन आज छोड़ रही हूँ कि महाराज से मेरे इन-लॉज़ ने हमें मिलाया और मेरे इन-लॉज़ 33 सेक्टर में महाराज जिन दिनों रहते थे चंडीगढ़ में, लेट 90s में, उन दिनों उनसे मिले थे और उनके पास जाना शुरू किया था। फिर इसी दौरान मेरे हस्बैंड जो थे एयरफ़ोर्स में एयरफ़ोर्स ऑफ़िसर हैं और थे भी तब, जूनियर थे काफ़ी। वो जहाज़ चला रहे थे और जहाज़ में एक खराबी आ गई। उन्हें वो जहाज़ बंद करना पड़ा और उन्होंने आरटी कॉल दिया कि उनकी रेस्क्यू को कोई आ जाए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जहाज़ बंद करके थोड़ा-सा अगर ग्लाइड करेगा, तो वो गंगा में गिरेगा। तो लेकिन जब उन्होंने जहाज़ बंद किया, जहाज़ उड़ता ही गया, वो गंगा में नहीं गिरा, वो कहीं नहीं गिरा और वो लैंड कर गया। मेरे हस्बैंड का नाम बहुत बड़े अवार्ड्स के लिए गया, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं संक्षिप्त में सुनाऊँगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बोला, एयरफोर्स के बड़े अधिकारियों ने बोला कि जो ये साइटेशन अवार्ड के लिए इस आदमी को मिली है, ये साइंटिफिकली फिट नहीं होती, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत साइटेशन है। और मेरे हस्बैंड तो खुद को ही श्रेय दिए जा रहे थे कि उन्होंने खुद को बचाया, पायलट को भी बचाया, जहाज भी बचाया और इस साइटेशन में कोई झूठ नहीं है, उनके काफ़ी गवाह थे। मगर संगत जी, उनको तो नहीं मिला, लेकिन तब तक मेरे हस्बैंड को उर्स के बारे में नहीं पता था, सिर्फ़ हमारे पेरेंट्स जानते थे। जब हमारे पेरेंट्स शाम को गए होंगे और मेरे हस्बैंड ने पूरी कोशिश की थी कि पेरेंट्स को पता ना चले, उनको टेंशन ना हो, क्योंकि वो उनका एवरीडे की दिनचर्या, प्रोफ़ेशन था, हर रोज़ उनकी माँ परेशान रहती। तो हमने ये कोई बात घरवालों के साथ डिस्कस नहीं की थी। लेकिन सरप्राइज़िंगली पापा का फ़ोन आता है और वो सरताज मेरे हस्बैंड को पूछते हैं, "सरताज क्या हुआ था?" चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरे हस्बैंड को लगा कि सिंस मेरे फादर इन लॉ एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, सीनियर थे, तो कहीं से लीक हो गई है बात। दो उस ज़माने के एयरफोर्स में आज की तरह जैसे आजकल सोशल मीडिया से यू कांट इवन कीप योर कैविटीज़, एवरीथिंग इज़ आउट देयर इन द ओपन, तब नहीं होता था। ये चीज़ें बहुत सीक्रेट होती थी, जो अंदर की बातें फ़ौज की, एयरफोर्स की अंदर ही रहती थी। तो पता नहीं क्या उन्हें लगा, तो उन्हें बोल दिया, पापा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सब ठीक ठाक है। देखिए मैं भी बच गया, जहाज भी बच गया, लेकिन जहाज में खराबी आई थी, मुझे जहाज स्विच ऑफ करना पड़ा। और वो खुद को बड़ा प्राइड से शो ऑफ कर रहे थे कि मैंने जहाज लैंड कर दिया। लेकिन संगत जी, एंड में मेरे हस्बैंड ने अपने फादर से पूछा कि आपको किसने बताया? उन्होंने बोला, यहाँ एक गुरुजी हैं, जब हम उनके पास शाम को गए, तो उन्होंने तेरी माँ को बोला, बेदी आंटी तेरे पुत्र दा जहाज बड़ा बारी सी, मेरी पिठ नीली हो गई है, जा गाया नु गुड़ ते चना खिला और शुक्राना कर। मेरे हस्बैंड को तो बुद्धि आई नहीं, ना मुझे आई। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे, मैंने तो खास गौर नहीं किया, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलने लगे, देखो कितने तेज गुरु हैं, आज के गुरुओं का नेटवर्क तो देखो, पता नहीं कहाँ से ये बात निकाल ली है और मेरे पेरेंट्स को इम्प्रेस कर रहे हैं। और हम महाराज के न दर्शन को पहुंचे, करम ही इतने ऊंचे नहीं थे, न महाराज के शुक्राने को पहुंचे। इसके बाद ये महाराज की पहली पहली मेहरबानी मुझ पे हुई कि मेरा सुहाग बचाया महाराज ने। मैं बहुत यंग थी और एक माइग्रेंट, कश्मीरी माइग्रेंट लड़की थी। हमारी फाइनेंशियल हालत भी इतनी कोई खास थी नहीं कि हम इतना बड़ा सदमा, अमीर भी हो, कोई रईस भी हो, छोटी उम्र में ये वाले सदमे कौन ले सकता है। उन महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, इतनी बड़ी मेहरबानी मेरे इन लॉज पे करने के लिए, उनके अच्छे कर्मों की वजह से मुझ पे करने के लिए, मुझे बख्शने के लिए। फिर कुछ देर बाद क्या होता है जी, हमें एक और बड़ा जबरदस्त थप्पड़ पड़ता है। हमारी इकलौती बेटी थी 2.5 साल की, उसे एक ऐसी डिजीज हो जाती है
जिसमें उसकी दोनों किडनीज़ फेलियर में चली जाती हैं। और वर्ल्ड में शी वाज़ रेज़िस्टेंट टू मेडिकेशंस, और सारे वर्ल्ड में उस चीज़ का ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम था। अगर बच्चा उस पर्टिकुलर दवा को रिस्पॉन्ड देता है तो वो बच जाते थे। 95% बच्चे, 80% और 95% रिस्पॉन्ड देके बच जाते थे। 5-10% बच्चे नहीं बचते थे, और हमारी बच्ची उसी स्लॉट में थी। वो दवाई को कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही थी, और अब वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स जा रही थी। मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए ये बस बहुत बहुत मुश्किल था झेलना, मुझसे भी ज़्यादा। मेरे तो थोड़ी सी शुरू से स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड थी, मैं उसका दर्द नहीं देख पा रही थी। तब भी मैंने अपना दिल मार के सोच लिया था, चलो जो भगवान की मर्जी। लेकिन अब मेरे बच्चे को इतना तड़पाए ना, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत इंजेक्शंस, बहुत दवाएं, बहुत प्रोसीजर्स। वो एज ए माँ मुझे देखने बहुत मुश्किल थे। तो मगर मेरे हस्बैंड तो उसके साथ मरने को तैयार हो गए थे, वो इतना अटैच थे उस बच्चे से, वो बिल्कुल मान रहे थे। जब ये हुआ संगत जी, हम इलाहाबाद में पोस्टेड थे, हम ये मरता हुआ बच्चा लेके अपने पेरेंट्स के पास आए। उस टाइम उन्होंने हमें महाराज के प्रताप के सत्संग सुनाए, जो सब जगह उस टाइम वो देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। और उन्होंने बोला, मत डरो, ये दरवाजा अभी महाराज का खुला है, वो कुछ करेंगे। तब तक हमारे महाराज जी एम्पायर स्टेट पहुंच गए थे चंडीगढ़ से। हम इस बच्चे को लेकर आए। महाराज ने बोला, 7 जुलाई मेरे जन्मदिन पे आना, कल्याण हो जाएगा। ये महाराज जी का एक्स्ट्रा दया थी। एक्चुअली पहले लंगर में ही मेरी बेटी ठीक हो रही थी। उन्होंने हमें इसलिए कि हम बड़े बुलहवस, वो इस एज में हमें इतनी समझ नहीं थी कि क्या हुआ है। हम सोचते कि ये इत्तेफाक ही है, हम यहाँ आए और बच्चा ठीक हो गया। लेकिन महाराज देख चुके थे कि हमारे कर्म कितने भारी हैं, कितनी गंदगी हमारे साथ चिपकी हुई है, जो एक दृष्टि में, एक दवाई की डोज में पीछा नहीं छोड़ने की, आगे हमारे कितने दुख लिखे थे। महाराज को तरस आ गया तो उन्होंने बहाने से बोला, 7 जुलाई को आना, मेरे जन्मदिन पे कल्याण हो जाएगा। दिस वॉज ईयर 2000। तो हम फिर वापस 7 जुलाई को आए, और जाते हुए, अब मैं शॉर्ट में बोलूँगी, मतलब मैं पहले लाइन में लगी, महाराज ने हाथ से मुझे झटक के रफ़ा-दफ़ा सा किया, मुझे बहुत बुरा लगा। कोई संगत थी जो अब मेरे को समझ आता है, महाराज ही संगत के थ्रू बोलते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी कोई गप्पे तो मारता नहीं था, कोई किसी से बात नहीं करता था ज़्यादा। तो जब मैं बहुत दिल टूट के बैठी, तो मेरा चूर-चूर हो रहा था दिल अंदर से। वैसे ही मैं बहुत सताई हुई थी उस टाइम किस्मत की, अपने बच्चे की वज़ह से बहुत टूटी हुई थी। तो कोई मुझे ये लगने लगा, जो पहले लंगर का फर्क है, वो तो ऐसे ही बाई चांस है, ये तो मेरे बच्चे को शायद ठीक नहीं करने वाले, तो मुझे पसंद ही नहीं करते। तो मैं बैठी तो उस दूसरी संगत आई मेरे पास और मुझे कहने लगे, आप इतने उदास क्यों हैं? तो मैंने उन्हें भूल दिया, इन्होंने तो मुझे झिटक दिया है, और मेरा बच्चा बहुत बीमार है, पता नहीं अब ये शायद उसे ठीक नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको नहीं झटका, जब ये हाथ हिलाते हैं, ये आपकी बदकिस्मतियाँ, आपके कर्म, आपके पापों को झटकते हैं, ये किसी को नहीं झटकते, ये सिर्फ़ पाप हरते हैं। तो मैंने बोला ऐसे ही मेरे दिल को मनाने के लिए, और तब ऐज भी इतनी थी, छोटी थी, तो मेरे दिल को मनाने के लिए कह रही हैं। लेकिन महाराज को समझ आ गया कि ये अभी भी बहुत अंदर से तकलीफ़ में है। महाराज इतनी ज़्यादा बातें तो नहीं करते थे, लेकिन जब पापा आज्ञा लेने गए, तो पापा ने बोला, "गुरुजी बड़ी उम्मीद लेके आए हैं।" तो गुरुजी ने उनको लंबा-सा सेंटेंस बोला, "बेदी अंकल, ए भी कोई कहन दी गल है, हो गया कल्याण।" जब पापा ने मुझे ये सेंटेंस सुनाया, तो मेरी जान में जान आई, और वो कल्याण हो गया। मेरी बेटी ठीक होने लगी, क्या ठीक हो गई। जाते हुए उस सेकंड फर्स्ट लंगर के बाद ही वो बड़े-बड़े अंग्रेज़ी के सेंटेंस बोलने लगी, उसका यूरिन एकदम
डिस्टिल्ड वाटर सा हो गया। तो ये महाराज ने मुझ पे दूसरा एहसान किया, दूसरी कृपा की, इतनी बड़ी कृपा की कि मेरी बेटी की जीवन बख्श दिया। महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना। फिर संगत जी, हँसते-खेलते और भी 1-2 सत्संग हैं, वो मैं टुवर्ड्स द एंड अगर टाइम बचा सुनाऊँगी। अब मैं एक सत्संग जो महाराज के होते हुए एक बारी हम महाराज से मिलने आए, हम लोगों की जब पोस्टिंग होती थी तो मेरे हस्बैंड फ़ौज में हैं, तो दिल्ली के थ्रू जाते थे तो कोशिश करते थे कि महाराज का दर्शन लेके जाएँ। उतना कोई फ़ेथ तो नहीं था किंतु परंतु तो चल रहा था, ये कौन है? इनके इतने महँगे-महँगे कपड़े क्यों हैं? लेकिन अपने मतलब साध रहे थे ना। कभी तो मुझे लगता हाँ, इतनी अक्ल भी नहीं थी कि महाशिव कौन होते हैं? क्या वो इन कपड़ों में, इस शक्ल में इंसान कहीं हो सकते हैं? इतना तो कुछ पता नहीं था। पता नहीं इन्हीं की दया थी कि कभी-कभी मौका देके बुला लेते थे। लेकिन अपने मतलब से ये मुझे समझ आ गया था कि जब भी इनके दर्शन करो तो कहाँ सँवरते जाते थे। ज़िंदगी की बड़ी-बड़ी ऑब्स्टिकल्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थीं, टीथिंग प्रॉब्लम्स भी थी। हम हस्बैंड वाइफ के बीच में अभी हम छोटे थे, तो डिफरेंट कल्चर्स के थे, तो छोटी-छोटी जो टीथिंग प्रॉब्लम्स छोटी था उस उम्र में तो वो ही बहुत बड़ी लगती थी। वो महाराज ने दूर की, पता ही नहीं चला। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करी, जिससे पेरेंट्स को भी काफ़ी तसल्ली सी हो गई कि बच्चे ठीक रास्ते पे हैं। फिर बेटी को ठीक किया, काफ़ी कुछ हो जाता था हर टाइम महाराज से मिलके। तो मेरे हस्बैंड का ये है कि वो बिल्कुल कुछ माँगते नहीं हैं। उन्हें गुरुजी अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, लेकिन ना तो वो ख़ास मंदिर जाते हैं। हर एक का इश्क अपना स्ट्रेंज सा ही होता है। मेरा वैसा नहीं है। अब तो वो उतना मंदिर भी नहीं जाते, सत्संगों में भी नहीं जाते, मगर उनको गुरुजी से एक अलग-सा ही प्यार है। वो कहते हैं गुरुजी ने सब कुछ कर तो दिया, अब बार-बार जाके गुरुजी को क्यों तंग करना, क्यों माँगना, क्या ज़रूरत है? तो उनका वैसा होता था, लेकिन मेरा बहुत लोभ रहता था। मुझे लगता था जाएँ, हर टाइम तो कोई न कोई लॉटरी लग जाती है। तो ऐसे ही हम गुरुजी के पास जाते थे जब पोस्टिंग के टाइम। एक ऐसी बारी हम गए, तो तब महाराज ने वो डेज़ बाँट दिए थे, विज़िटिंग डेज़ एंड नॉन विज़िटिंग डेज़। वो नॉन विज़िटिंग डे था, तो बच्चे भी साथ थे, काफ़ी सामान था। तो हमारे पास एक लड्डू का डब्बा था, नॉर्मल फ़ौजियों का सबसे सस्ता बूंदी के लड्डू का डब्बा, वही लेके गए थे। तो हमने वो सेवादार को पकड़ा दिया, थैंकफुली उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, मगर हमें बोला आप कल आओ। मेरा दिल बहुत टूटा, मैंने बोला अब क्या करूँ, क्या करूँ? अंदर से मुझे बहुत तीव्र इच्छा थी कि महाराज आपका दर्शन करूँ और कुछ और रिटर्न गिफ्ट गुडीज़ पाऊँ। आदत लग गई थी ना कि बाप के घर आते हैं तो खाली हाथ जाते नहीं, कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट तो ये देके ही भेजते हैं। तो मुझ लोभी को इन चीज़ों का अभी तक भी लोभ रहता है, तो तब भी रहता था हमेशा आशा कि महाराज खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं। तो मैंने मन में बहुत दुखी हुई कि अब क्या करूँ? कल सुबह की फ्लाइट है और मैं महाराज से मिल नहीं पाई। संगत जी, जब हम एयरपोर्ट पहुँचे, तो एयरपोर्ट वाले वहाँ बोलने लगे कि ये फ्लाइट तो अब 2 या 3 दिन बाद जाएगी, ये फ्लाइट अब नहीं जाएगी, आपको हम होटल में यहाँ रुका लेते हैं। और हमारे पास टाइम भी था, हमारे पास 1-2 दिन थे जॉइनिंग में हस्बैंड के। लेकिन मेरे हस्बैंड को ट्रैवल का पता नहीं क्या, या तो कर्म, अपनी-अपनी कर्म, अब क्या कर सकते हैं। अभी तक मैं उनको इस चीज़ के ताने देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे, एयरपोर्ट वालों, मैंने बोला ताज, गुरुजी बुला रहे हैं, इसीलिए ये फ्लाइट कैंसल हुई है, इसीलिए ये हमें फ्री में होटल अकोमोडेशन सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम रुक जाओ। मगर भैया, कर्म कर्म जब आंधी कर देते हैं आंखें, तो आदमी को पता नहीं लगता। दयाल भी एक साइड से लड़ता है आपका कल्याण करने के लिए, और काल भी एक साइड से लड़ता है आपके कर्जे दिखा दिखा के। तो बहुत
गुरुजी ने दया की, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं माने। उन्होंने लड़-भिड़ के किसी और ले एयरलाइन में उनको बोला हमें बिठाओ, लेकिन मुझे आज ही जाना है। बुद्धि भ्रष्ट। तो हम किसी और एयरक्राफ्ट में बैठे और मैं बड़ी दुखी मन से बैठी। लेकिन महाराज की लीला है, महाराज जाने कि क्या करना था उनको। वो भी जो फ्लाइट थी वो कहीं डाइवर्ट हो गई और हम सारे दिन किसी एक रिज़ॉर्ट पे रुके, लेकिन जोधपुर नहीं पहुँच पाए, उदयपुर रुके। उस पोस्टिंग में मेरे हस्बैंड की बाल-बाल 2 बारी जान बची। अब समझ आता है कि वो भी महाराज की कृपा थी। पता नहीं क्या वक़्त, क्या घड़ी वो टाल रहे थे। तो लेकिन महाराज के दर्शन को हम नहीं जा पाए, तो इसलिए मैं अभी तक हस्बैंड को ताने देती हूँ कि तुम्हारे ऐसे बुल हेडेड और ऐसा होने की वजह से उस दिन गुरुजी पता नहीं क्यों इतने प्यार से बुला रहे थे। पता नहीं कौन से कल्याण करने थे, क्या मौज थी उनकी कि उन्होंने इतना सत्संग कर दिया एक पुकार पे हमारी और आपने समझा नहीं। तो अब वो क्या करें, शर्मिंदा होके चुप रहते हैं। लेकिन कभी-कभी तो मुझे ये भी लगता है कि मुझसे ज़्यादा उन्हीं को प्यार है गुरुजी से, विश्वास है उन पे, उनके बाने में रहने की बहुत संयम रखते हैं। मैं तो गुरुजी से छोटी-छोटी चीज़ों पे लड़ बढ़ती हूँ। सुबह भी अभी तो मैं इतनी प्यारी-प्यारी तारीफ़ें कर रही हूँ गुरुजी की, सुबह भी मैं उनसे लड़ रही थी, क्योंकि थोड़ी बहुत 2 इन कुछ महीनों से स्ट्रगल चल रही है, तो सुबह ही लड़ रही थी और अभी मैं ऐसी प्यार की बातें बोल रही हूँ गुरुजी के बारे में कि आपने ये, वो, आप कैसे हैं, फिर क्या फ़ायदा अगर आप जल्दी-जल्दी आप टाल नहीं सकते, आप काल को गिरा नहीं सकते, तो आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? तो ऐसे गिले-शिकवे, डिमांडें, जबकि मेरी एक प्यारी-सी सहेली है अनुजा, वो बोलती है, अनुजा मारवाह आंटी मुझे समझा रही थी कुछ दिन पहले, तो बोलने लगी, "तुम ना गुरुजी पे बहुत प्रेशर डालती हो।" तो मैं सॉरी, सॉरी बोल के सोचती हूँ, हाँ, मैं अपने गुरुजी पे अब इतना प्रेशर नहीं डालूँगी, अपने कर्मों का कोशिश करूँगी, जितना उठा सकूँ, खुद उठाऊँ। क्यों अपने बाप को हर छोटी-बड़ी चीज़ पे इतना तंग करना? मगर कहाँ हो पाता है संगत जी, गलतियों के पुतले हैं, घूम फिर के और इन्हीं को तंग करते हैं। ये एक चीज़ जो महाराज ने की, फिर महाराज के जाने के बाद बड़े साल तो मुझे यही पता नहीं था, मैं इनको फिर मुझे समझ आ गया कि ये शिव जी हैं, लेकिन मैं सोचती थी कि शिव जी तो भगवान हैं, पार उतारा करने के लिए तो गुरु होने चाहिए। ये शिव जी तो हमें बड़ा कुछ दे देते हैं, मगर हमें तो गुरु चाहिए। तो मैंने राधा स्वामी महाराज की इनिशिएशन ली। जो वो इनिशिएशन थी, वो भी मुझे बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालातों में मिली इन द सेंस कि जैसे कोई मेरे साथ-साथ वहाँ हमारे आगे-पीछे कोई भी राधा स्वामी नहीं है। तो कैसे मुझे मिली, वो आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरे गुरु महाराज ही मुझे कुछ तैयार कर रहे थे, ये सत्संगों के द्वारा सिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ। उनको समझना तो मुश्किल है, बट कुछ जो मेरे किंतु परंतु थे, वो थोड़ा क्लियर करने के लिए मुझे राधा स्वामी महाराज के स्कूल में 15 साल महाराज जी ने भेजा। फिर 15 साल बाद महाराज जी ने और फंदा टाइट किया। मेरा समय हो गया था कि मैं उनके पास वापस फुल स्विंग आऊँ। उसमें अनेक गुरुओं की कृपा रही, श्री जो हैं, उनको भी मैंने अपनी व्यथा सुनाई कि मैंने नाम-दान तो एक गुरु से लिया है। मैं पहले एक गुरु से मिल चुकी हूँ जिनके इतने एहसान हैं मुझ पे, जिनको जब-जब मैंने बुलाया तब-तब वो आ गए। ज तो मैं क्या करूँ? वो फट से सुन के मेरे पाप तो मुझ पे लगातार बरसते रहते हैं, ये नहीं है कि हौंकी-डोरी लाइफ़ चलती है। लेकिन अगर कोई मेरी सुनता है तो देर-सवेर मेरे गुरुजी ही सुनते हैं। जो आपका सुनता है, उसे छोड़ के कुछ और करना, कहीं और जाना इंसान के लिए बहुत शशुपंज होता है। तो मुझे ये लगता था कि जब गुरु देह छोड़ देते हैं, उसके बाद वो आपको गाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कुछ देर बाद मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि खुद
गोविंद सिंह बोलते हैं, देश बाग वर मोहे। गुरु गोविंद सिंह जितने इतने बड़े गुरु, महाशिव ही मांगते हैं सब कुछ। सेंट्स जिन्होंने खुद को सेल्फ रियलाइज किया है, वो एड्रेस शिव को ही कर रहे हैं। तो जब इनसे कोई नहीं है, तो मन में आया कि अगर मैं अपने गुरु से आज्ञा ले हेलो, एम आई जय ऑडिबल गुरु जी, यहाँ पे? मीनाक्षी आंटी। या यूर ऑडिबल नाउ। हाँ, बीच में 2 मिनट के लिए आवाज चली गई थी, नाउ यूर ऑडिबल। ठीक है, सॉरी। तो पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। तो आप मैं ये यही यहाँ सोच तक रही भी थी। हर्ट जब आप बोल रहे थे कि वो किस जब सभी शिव जी को एड्रेस करते हैं, यहाँ तक आपने हाँ, बोला है। हाँ, हाँ थैंक जी। हाँ। तो जब जय गुरु। महाशिव को ही तो मेरे मन जय गुरु जी, मेरे मन में आया कि जब इतने बड़े-बड़े पूर्ण गुरु महाशिव का ही बोलबाला करते हैं, वर महाशिव से ही माँगते हैं, तो मैं कौन-सी चीज़ हूँ डाउट करने वाली? मुझे लगता था शिव जी तो हैं बड़े, मगर पार उतारा के लिए तो एक गुरु चाहिए जो तुम्हें नाम-दान दे। गुरु जी तो नाम-दान नहीं देते थे। मुझे यही एक मन में रहता था। फिर ये क्वेश्चन लेके मैं वो श्री हैं आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुजी, उनसे मुझे मिलना हुआ, तो मैंने उनसे इनडायरेक्टली ये पूछा, तो उन्होंने कुछ मुझे ब्लेस किया। फिर मैं अपने गुरु राधा स्वामी महाराज जी की ऑडियंस में गई, उनसे बोला कि मुझे ना लोभ होता है, एक संत है उनके दर्शनों का और दूसरे संतों के सत्संग का। तो उन्होंने बोला शौक से जाओ, शौक से करो। फिर बहुत डर-डर के मैंने पूर्ण शरण अपने महाराज की ली। वो तब बुलावा आया 15 साल के बाद जब मेरी बेटी को पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम हो गई ऑल ऑफ अ सडन। वो 12th में शी वाज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। उसको पैनिक अटैक शुरू हो गए 12th में क्योंकि हमने उसको अनटाइमली हलाया, मूव किया 12th में फ्रॉम इलाहाबाद टू दिल्ली। तो बच्चियाँ नए जगह पे टॉपर होके उसकी अपने से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रही होंगी। फिर उसके मैथ्स के पेपर के दिन वो ट्रैफिक जैम में दिल्ली के 2 घंटे फँसी और 1 घंटा लेट पहुँची। उससे भी उसे एक धक्का-सा पहुँचा और उसे पैनिक अटैक्स शुरू हो गए। तो उस टाइम मुझे याद आया कि महाराज का मंदिर होगा यहाँ कहीं है, तो मैंने दोबारा दिल्ली पोस्ट सालों बाद years मास्को तो मैंने सोचा मैं वहीं मंदिर जाती हूँ और अर्जी लगाती हूँ। महाराज बोल रहा था मेरी फोटो से बात, जब फोटो से बात की, रिजल्ट आए, तो मैंने बोला मैं अपनी बेटी को वहाँ ले जाती हूँ। तो किसी तरीके से हम पहुँचे वहाँ, मंदिर बंद था लेकिन कोई चाय का जग लेके बाहर आया और मेरी बेटी को चाय पिलाई और उसे फ़र्क पड़ने लगा और वो एग्ज़ाम देने लगी। लेकिन जब उसने 12th के एग्ज़ाम दिए, वो इतनी ब्राइट स्टूडेंट थी, तो शी वांटेड टू डू इंजीनियरिंग व्हिच इंडिया में एक नॉर्मल रूटीन होती है, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करते हैं ब्राइट अच्छे पढ़ने वाले बच्चे। तो 10th में भी 10 सीजीपीए, शी वाज़ अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, इट्स जस्ट 12th में ऐसा कुछ हो गया। फिर मुझे सपना आता है इसके 12th के एग्ज़ाम के बाद और इसका उस मैथ्स के पेपर की वज़ह से स्कोर बिल्कुल 80% आ गया, जो बच्चा 97, 95, 98 ऐसा लेता था। उसे बड़ा सदमा लगा। लेकिन लकीली उन दिनों आजकल 12वीं का स्कोर और जो एंट्रेंस होता है, उसका मिक्स करके समथिंग कॉल्ड परसेंटाइल होता है, तब लकीली ऐसा नहीं था। 12वीं का स्कोर वाज़ जस्ट टू क्वालिफाई, आप एग्ज़ाम देने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। तो उसका 80 आया और मैथ्स में यू नीडेड 50, तो इसका एग्ज़ैक्ट 50 था मैथ्स में सो दैट वो एंट्रेंस में बैठ सके। तो फिर उसने मन में तो उसको
इतनी डिस्करेज हो गई थी, उसने सोचा था कि वो देगी ही नहीं अभी एग्ज़ाम, वो कुछ और करेगी आर्किटेक्चर और व्हिच रिलेटिवली ईज़ियर कोर्स। बट मुझे इसके 12th से पहले एक सपना आता है कि मैं बड़े मंदिर में हूँ और मेरी बेटी खो गई है। वो एक्चुअली मेंटली उन दिनों प्रेशर से लॉस सी हो गई थी, बिल्कुल बौखला सी गई थी। तो मेरी बेटी बड़े मंदिर में खो गई है और सारी गाड़ियाँ निकल चुकी है, बड़ा मंदिर भी बंद होने का समय हो गया है और हम माँ-बेटी हैं, अब हमें कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी। तो एक गाड़ी आती है, तो मैं उनके हाथ-पैर जोड़ के बोलती हूँ कि प्लीज़ रोकिए इस गाड़ी को, मेरी बेटी खो गई है और हमें वापस जाना है। और वो कहते हैं कि देखिए, इस गाड़ी में तो केवल एक सीट है, तो या आप जा सकते हैं या आपकी बेटी, हम 2 सवारियाँ नहीं लेके जा सकते। तो मैं उनको बहुत प्लीड करती हूँ, मैं बोलती हूँ, सुनिए आप ये गाड़ी मत निकालिए, ये हमारा, मैं अभी अपनी बेटी को ढूँढ के लाऊँगी, वो उसको मैं अपनी गोद में ले जाऊँगी। तो फिर मेरा सपना खुलता है। संगत जी, मैंने महाराज से, कहते हैं ना, मांगो नहीं मनो, बहुत लड़ाई कर के, मतलब मैं बड़ी बुरी बच्ची हूँ इनकी। तो बड़े मंदिर में जाके महाराज से लड़ के बोला कि इतनी ब्रिलियंट लड़की है, तुम्हें इनको सीट देनी पड़ेगी। संगत जी, मेरी बेटी की सीट एक टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में दिल्ली में निकली, आईजीडीटीयू में, इन कंप्यूटर साइंस। और लास्ट दिन, जिस दिन जेई का एग्जाम, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस का था, उसने कोई तैयारी नहीं की, तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्या हर्ज है, जा दे आ टेस्ट। उसने दिया और ये सीट निकली। लेकिन संगत जी, अब मैं आपको वो सपने की इंटरप्रिटेशन बताती हूँ। मेरी बेटी ने इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करी, उसके बाद एमबीए भी की, जॉब भी लगी। बट जितने साल उसने वो इंजीनियरिंग की, वो एक छोटा बच्चा बन गई दोबारा से। मुझे जब भी एग्ज़ाम होते थे, उसको कन्विंस करना पड़ता था, उससे पैनिक अटैक्स उसके फुल्ली जाते नहीं थे। अभी वो डर, भय उसके मन में रह गया था आफ्टर 12th के एग्ज़ाम। और वैसे में ही शी मैनेज्ड टू गेट द सीट। अगर कोई हल्का-फुल्का कोर्स करती तो शायद उसके लिए अच्छा होता। उसको अल्टीमेटली जो उसकी जॉब थी, एमबीए की बेसिस पे मिली और एमबीए भी बहुत अच्छे कॉलेज में मिला। बट जो मैंने ज़िद की महाराज से, महाराज को इंजीनियरिंग देनी पड़ी, तो महाराज ने मुझे ये दिखाया, अब इस बच्चे को तुम 4 साल गोद में ये कोर्स कराओगे। वो 4 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे, अपनी बेटी से ज़्यादा, क्योंकि वो हर एग्ज़ाम से पहले छोटे बच्चों की तरह नर्वस हो जाती थी। मुझे उसके साथ कॉलेज जाना पड़ता था, बाहर वेट करना पड़ता था जब तक वो पेपर नहीं देती, बच्चों की तरह उसके साथ बैठना, जबकि बचपन से मैंने अपनी बेटी को कभी पढ़ाया ही नहीं है, तो भी उसके 100%, 98% कि हमें उसको बोलना पड़ता था कि बेटा छोड़ दो अब, कोई पीएचडी नहीं है। क्योंकि आई एम अ कश्मीरी माइग्रेंट और हल्का-सा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड मेरा था। और मुझे पता था एक हद से ज़्यादा एफर्ट ज़िंदगी में किसी चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा भागना भी सही नहीं है। एक मॉडरेशन में अपनी एफर्ट, प्योरिटी से अपनी कैपेबिलिटी तक करो, फिर परमात्मा पे चीज़ें छोड़ दो। लेकिन संगत जी, वो लड़की पता नहीं पूर्व संस्कार ही कुछ ऐसा लेके आई थी कि वो खुद को बर्न आउट कर देती थी एज़ अ वेरी स्मॉल चाइल्ड। मैं उसे कभी पढ़ने को नहीं बोलती थी। वो 10-10 बारी रिविज़न, रात को उठ-उठ के डिस्टर्ब करना इन स्मॉल क्लासेस लाइक यूकेजी एंड फर्स्ट, के आके मुझे सुनो। 10-10 बारी तो हम झूठ भी बोलते थे, हाँ, तुम्हें सब याद है, बैठ जाओ। वही बच्चे के साथ, वो जैसे एक छोटा बच्चा है, सारी इंजीनियरिंग में मुझे उसके साथ बैठना पड़ता था। मुझे उसको कॉलेज पहुँचाना पड़ता था एग्ज़ाम में, टू काम हर डाउन, कि मैं बाहर पाठ कर रही हूँ, तुम अंदर जाओ। पूरा तो किया महाराज ने, जो उसके लेखे में नहीं था, लिख दिया, बट वो 10% भी मुश्किल था। तो ये भी है कि करते तो अपने बाप से ही हम ज़िद हैं। ज़िद करनी भी अच्छी नहीं, कि महाराज पहुँचा देते हैं जहाँ पहुँचाना होता है। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन हमारे मन नहीं मानते। जैसे आज सुबह का ही मैं आपको बोल रही हूँ, महाराज से और मैं गिला-शिकवा करने लगी। तो अभी तो जर्नी बहुत सीखना है। तो
ये था मेरी बेटी के एडमिशन का सत्संग कि जब सब हैरान हुए कि जो 98, 95 वालों को सीट मिलती थी, 80 लाख रिसेंटली मेरी बेटी को लास्ट टू लास्ट ईयर एक और वो हो गया, मतलब भगवान जाने उसकी क्या जर्नी है, कैसे वो अपने कर्म पूरे करने आई है। महाराज ने उसको शक्ति भी उतनी ही दी है, पूरा डूबने नहीं देते, मतलब हम सबने अपने कर्म पूरे करने हैं ना। लास्ट टू लास्ट ईयर और वो फिजिकली बीमार हुई, उसके अंदर हमें पता ही नहीं चला 5 केजीज की अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ग्रोथ हो गई आउटसाइड द यूट्रस। पहले डॉक्टर्स ने वो जहाँ जॉब कर रही थी चेन्नई में, उसको जॉइंट पेन शुरू हुआ, तो हमें कोई अंदाजा नहीं था। उसने खुद भी रियलाइज नहीं किया कि वो एक लंबा सत्संग है कि डॉक्टर ने बोला 5 किलो की ग्रोथ है, लेकिन वो 6 महीने तक वो ग्रोथ कहीं नहीं दिख रही थी। इट्स ओनली आफ्टर आई लिसन टू अ सत्संग जिसमें महाराज ने कल्याण किया, जो वो ग्रोथ, वो बीमारी कहीं अंदर थी मेरे बच्चे के यूट्रस की, महाराज ने वो सत्संग सुनने के बाद वो बाहर फेंका और बाहर प्रोट्रूड करा दिया। मेरी बेटी ने अपने पेट की फोटो भेजी। मैंने उनसे बोला कि तुम जल्दी से दिल्ली पहुंचो। जिस दिन उसका एयरक्राफ्ट रात को था, उस दिन एक सत्संग था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, यूजुअली सैटरडे संडेज मैं सत्संग नहीं अटेंड करती क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले हो जाते हैं, वो सत्संगों में नहीं जाते। तो मैंने हस्बैंड से स्पेशल परमिशन ली कि मैंने बोला मुझे आज बहुत एंग्जाइटी है, मैं आज संडे का सत्संग जा रही हूँ। 12 बजे का सत्संग था। मेरे हस्बैंड ने बोला जल्दी आ जाना, मैं भी थोड़ा परेशान हूँ बिकॉज ऑफ आवर डॉटर कि इसके पेट में एक ग्रोथ सी क्या निकल आया, प्रोट्रूड कर गया। उसका पूरा ये सत्संग था कि मैंने उसे कुछ सचखंड का प्रसाद भेजा था फॉर हर जॉइंट पेन। ऑल दैट शी थॉट कि उसको आर्थराइटिस हुआ है, जॉइंट्स में पेन हुआ है। तो वो सचखंड का प्रसाद खा ही नहीं रही थी। मैंने उससे बोला कि लोग पूछने लगे बेटी का क्या हाल है सत्संगों में, तो मैंने बोला उसका यार जॉइंट पेन नहीं जा रहा, अब तो वो लैपटॉप भी नहीं चला पा रही है, पता नहीं क्या नजर लग गई मेरी बेटी को। तो किसी आंटी ने मुझे बोला सचखंड का प्रसाद बोलो खाने को। मैंने बोला थोड़ा सा हमारे पास था, मैंने उसे भेजा। वो कह रही मम्मा सचखंड का प्रसाद मैं इतनी छोटी चीज पे नहीं खाना चाहती। ये तो एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, जब कोई बहुत सीरियस चीज हो उसी पे यूज हो। मेरे तो जॉइंट पेन ही है ना, कौन सा मुझे कोई गॉड फॉरबिड कैंसर है या कोई टर्मिनल डिजीज है। तो उस लेडी ने मुझे बोला उसको बोलो वो सचखंड का प्रसाद खाए, महाराज और भेज देंगे। तो मैंने उसे बोला, जब उसने खाया तो उसका जो एक रात में स्टमक प्रोट्रूड हो गया, उसको देख के हम अवेयर हो गए, हमने उसको दिल्ली बुलाया। जब हमने दिल्ली बुलाया, उस रात जब वो फ्लाइट में थी, मैं किसी बड़े पावन घर में महाराज का बहुत अच्छा सत्संग हो रहा था, वहां थी। 12 बजे गई तो मैंने हस्बैंड को बोला था मैं 2 ढाई बजे वापस आऊंगी, आई मैं 9:30 बजे वापस रात के। 9 तक महाराज आज्ञा नहीं दे रहे थे। उस दिन उन्होंने कहीं मुझे ये सोजी बख्शी कि तू रुक जा, आज हालात सीरियस हैं, तू रुक जा, सत्संग सुनती जा। सत्संग शेयरिंग 12:30 ढाई बजे से शुरू हुई। मैं हर सत्संग सुनने लगी। जब भी मैं उठूं कोई मुझे रोके, आंटी रुको। इसका मतलब नहीं हमें इस वहम में पड़ना चाहिए, पर वो अंदर की एक आवाज आ जाती है, आंटी रुको सुनो। तो मैं सुनती गई, इस रिस्क पे सुनती गई, मेरे हस्बैंड बहुत रुक जाएंगे, नाराज जाएंगे। जितने स्ट्रेस में अकेले सारे दिन छोड़ दिया। तुम सारे हफ्ते तो सत्संग जाती हो, आज नहीं चली जाती, गई भी तो फिर इतनी देर। मैंने बोला जो भी वो कहें देखी जाएगी, मेरे महाराज मेरा कोई कल्याण कर रहे हैं, मैं नहीं उठूंगी। तो मैं सत्संग सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई। जिनमें लास्ट में एक सत्संग आया जिसमें किसी घर में महाराज ने उनकी नेगेटिविटी, उनके घर के ऊपर एक गजीबो सा था,
उसमें से उठा के फटाक से बाहर फेंकी थी कोई चीज़, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आई थी। उस लेडी पे को उस दिन जाना था इस दुनिया में। मैं वो उतना बड़ा सत्संग आपको नहीं सुना पाऊँगी। वो उस दिन उनकी 13वीं होनी थी, लेकिन महाराज ने अपना सत्संग उनके घर में कराया थ्रू सम मैसेज। और सत्संग के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ सी रात को आई। वो अपनी छत पे गए और उन्होंने देखा कि थ्रू आउट द सत्संग महाराज ने जिस चीज ने उनको अटैक करना था उसको ऊपर गजीबो में कैद करके रखा था। सो कॉल्ड काल को, महाकाल को, किसी नेगेटिव शक्ति को। और जब सारे लोग चले गए और सत्संग का प्रभाव, सत्संग की ऊर्जा उस जगह आई और महाराज का कल्याण शुरू हुआ, तो महाराज ने उस चीज को ऐसे पटका उस गजीबो, कांच के गजीबो के बीच में। और ऑल दैट शी विटनेस्ड इज कि कांच में एक सिलवेट सा कटा हुआ था, वो शैटर नहीं हुआ था, ऐसे कट के कोई चीज निकली थी कि एक वो एक कटआउट सा बना हुआ था। वो सत्संग का मैंने ये हीलिंग ली कि मेरी बेटी के यूट्रस में जो कैंसरस कोई ग्रोथ थी, महाराज ने वो सत्संग सुनने के बाद सारी आउट की। जब दूसरे दिन वो रात को पहुंची उस घर में, यूजुअली वो प्रसाद पैक करके नहीं देते क्योंकि वहां 2-2 सौ संगत आती है, वो कितने लोगों को पैक करके देंगे। उस दिन गुरुजी का चाय का प्रसाद मैंने पिया, शाम का भोग भी मैंने उधर खाया। और जाते हुए उस आंटी ने मुझे खूब सारा प्रसाद दिया। मैंने बोला इतने प्रसाद का मैं क्या करूंगी? उन्होंने बोला बेटी आएगी उसे खिलाना। तो मैंने समोसे तो अपनी बेटी को खिलाए, शी लव समोसास, और एक आध चपाती रख ली। बाकी सारा प्रसाद मैंने अपनी हेल्पर के घर भेजा, जो एक और सत्संग है। उस हेल्पर के यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, तो महाराज ने उससे पहले उस प्रसाद से उसको पक्का किया, उसको उसके लिए हेल्प भेजी, और वो उस बड़े तूफान में से निकल गई। तो महाराज की भेजी हुई कोई चीज को इंसिडेंट नहीं है, हर चीज का कोई मीनिंग है और हर चीज में कोई महा कल्याण है। मेरी बेटी रात को आई, उसने वो समोसे खाए। हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बोला कि ये लेफ्ट ओवरी से कैंसर आ रहा है और ये 5 बहुत बड़ा ग्रोथ है। संगत जी, अगर वो ग्रोथ 5 किलो, तो ऐसी ग्रोथ नहीं होती ना जो उसे फील ही नहीं होती। पहली सत्संग का सचखंड का प्रसाद का डोज जो छोटी सी थी, खाने के बाद उस ग्रोथ का कुछ हिस्सा बाहर निकल के दिखने लगा। और वो सत्संग प्रसाद जो मैंने सुना, वो सुनने के बाद वो बाकी का बाहर आया। अब सुनिए महाराज कैसे स्टेज पे स्टेज हमारे इलाज करते हैं। मेरे पैरों से मिट्टी खिसक गई संगत जी। उन्होंने बोला ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी, ताकि अगर ये कैंसर है उसी टाइम बायोप्सी लेंगे। अगर कैंसर है तो बहुत जो ऑर्गन्स टच हुए हैं शायद वो भी निकालने पड़ जाए। एक कवारी लड़की, दुल्हन लड़की, उसकी शादी वाज ऑन द कार्ड्स, किसका यूट्रस, ओवरी सब रिमूव करने पड़ेंगे। संगत जी, हमारा तो पैरों से जमीन खिसक गई। बट पता नहीं महाराज ने अंदर से कैसे संभाले रखा था, कहाँ से शक्ति दे रहे थे और हम उस टाइम में से निकल रहे थे। संगत जी, जहाँ मैं 9:30 तक बैठी थी, वहां एक और संगत बैठी थी जिसको मैंने फोन करके बोला कि मेरी बेटी को डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं, उसके लिए अरदास करना। वो बड़ी प्योर सोल है। जब हम हॉस्पिटल से वापस आए थे ये न्यूज़ लेके, वो बच्चा रात को 9, साढ़े 9 बजे सत्संग सचखंड का प्रसाद किसी ओल्ड संगत के घर से मुट्ठी में लेकर आया। जब वो मुट्ठी खुली तो छोटी सी बटन में था और वो पॉलिथीन गर्म हो गई थी उसकी मासूम सी उस मुट्ठी से। तो उसने मुझे दिया, वो बोला दी आंटी ये दीदी को खिला दो। जिन्होंने ये दिया है उन्होंने बोला है महाराज के टाइम का है। ये उनको तरस आ गया दीदी की एज सुन के,
तो उनको खिला दो। हमने रहमत को, मेरी बेटी को प्रसाद झट से खिला दिया और दूसरे ही दिन हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और वो कहते हैं, "जी, आप परेशान मत होइए, जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट कह रहे हैं, उनमें और रेडियोलॉजिस्ट में मतभेद है।" इतने में ही जो वो स्ट्रेस था, महाराज ने कैसे उस आग के ऊपर फायर ब्रिगेड अपना पानी डाल दिया, होप डाल दी, ऐसे ठंडी कर दी कि रेडियोलॉजिस्ट ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है हमारे। रेडियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, "ये लगता है ये बहुत बड़ा कोई फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड जनरली कैंसरस नहीं होते।" लेकिन संगत जी, इतना बड़ा फाइब्रॉइड भी सालों में ग्रो करता है, इतना जल्दी तो नहीं ग्रो करता, 2-4 दिन में 5 किलो का हो जाए। ये मेरे महाराज का जादू था कि ट्यूमर को, कैंसर को फाइब्रॉइड में टर्न किया। पहला सहारा दिया। फिर संगत जी, मेरी लव लैंग्वेज अनफॉर्चुनेटली महाराज के साथ नंबरों की है, जो बहुत बुरी बात है कि 7 नंबर, 13 नंबर हर जगह ढूँढती रहती हूँ। तो महाराज, उधर जब मैं गई तो जो इसका उसी दिन महाराज ने इसको एडमिट कराया 25th, ऐड करके नंबर 7, जबकि हम 2 दिन एक्स्ट्रा रहे हॉस्पिटल में। कुछ नहीं कराना था, मगर 2 दिन पहले उन्होंने बुला लिया और वो डेट 27 थी। फिर संगत जी, जिस ओटी नंबर में मेरी बेटी की सर्जरी करनी थी, ओटी नंबर वो 7, और जिस दिन मेरी बेटी को क्लीन चिट लेना था हॉस्पिटल से आफ्टर द बायोप्सी, जो वो ग्रोथ की टेस्टिंग वेस्टिंग, वो नंबर 13 था। और मेरी बेटी को जब अंदर सर्जरी के लिए ले जा रहे थे, फिंगर्स क्रॉस थी, वहाँ महाराज की खुशबू आई, जो मेरी बेटी ने भी सूंघी। वो रोजेस की नहीं थी, वो ऊद की थी। तो महाराज की डिफरेंट हीलिंग की खुशबुएं होंगी। तो एक और बारी डॉक्टर वहां से हंसते हंसते निकले और बोला कि 5 किलो की ग्रोथ निकाली हमने, मगर बिल्कुल क्लीन है, कहीं कैंसर का कोई नाम निशान नहीं है और ये फाइब्रॉइड है। फिर उन्होंने डिस्क काटी, क्योंकि इतने बड़े फाइब्रॉइड में कहीं कोई सेल ना हो। उसको टेस्ट किए गए और जब टेस्टों की रिपोर्टें सब कंपाइल हुई, हम हॉस्पिटल गए, वो दिन था 13th। ये है महाराज का चोला छोड़ने के बाद का कल्याण। इतना बड़ा कल्याण दो मेरी बेटी पे ही करे इन्होंने। संगत जी, उसी पायस से घर में उनका सत्संग, उनके घर पे मुझे बहुत अच्छा लगता जाना। मुझे महाराज वहाँ बुलाते रहते हैं। तो मैं गई हुई थी। टाइम तो नहीं हो गया मेरा? पता नहीं किस फ्लो में बोले जा रही हूँ। नहीं, अभी टाइम है ना? जय गुरु जी आंटी, अभी टाइम है? जय हाँ गुरु जी, जी। आप संग शेयरिंग कर सकती जय हैं गुरु प्लीज। जी आंटी। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। तो अ, एक दिन मैं उसी घर में सत्संग अटेंड कर रही थी। जनवरी का महीना था और सबको प्रसाद मिल गया, सब लोग चले गए। हम कुछ संगत बैठे हुए थे। एक संगत थी, उसे फीवर और बहुत ज्यादा कोल्ड था। तो उनको लाके आइसक्रीम चिल्ड की गई। हमारे महाराज के डंगी निराले, मृत्युओं से शुगर और आइसक्रीम से कोल्ड। तो जी, उन बेचारों ने एक तो खा ली, फिर उनको दूसरी मिली, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। वैसे ही मुझे सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, तो एक आइसक्रीम मेरे लिए आई। तो अब तक तो हल्का फुल्का इतना समझ आ गया कि महाराज का प्रसाद स्वयं महाराज खुद देते हैं, तो इसमें ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी तरीके से वो आइसक्रीम अंदर की, जबकि मेरा ब्रेन फ्रीज हो रहा था वो खाते खाते। एक आइसक्रीम खाई मैंने संगत जी, उसी के बाद एक और। किसी तरीके से मैंने सोचा, चाहे मैं इसको मेल्ट करके मुझे अंदर ये डालना ही पड़ेगा, ये मेरी दवाई है। तो मैंने दूसरी आइसक्रीम अंदर की। मुझे नेक्स्ट डे चंडीगढ़ जाना था, मैं चली गई और मुझे रास्ते में ही फीवर चढ़ गया और खांसी। मैंने अंदर मन में सोचा, ये क्या लीला है? मैं
कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने महाराज के प्रसाद से बीमार हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या है, क्या है? सोच रही थी मैं। और 1-2 दिन में, 3 दिन में मैं ठीक हुई। लेकिन संगत जी, मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि मेरा बेटा घर पे अकेला था और मेरे हस्बैंड थे। जिस दिन मेरे हस्बैंड का ये 2 स्टार रैंक क्लियर हुआ है, कि महाराज कहते हैं ना कि नज़रां लगदी ने, 100 लोगों को अच्छा भी लगता है। आज के कलयुग में 100 लोगों को बुरा भी लगता है। हर किस्म की वाइब्रेशन आप अट्रैक्ट करते हैं। उस दिन मेरे जिस दिन मेरे हस्बैंड का एक 2 स्टार रैंक क्लियर होके स्टार लगना था, उसका सिग्नल निकला। उसी दिन मेरा बेटा कुछ सेलिब्रेशन में कोई सूप बना रहा था 12 लीटर के कुकर में फॉर सम फ्रेंड ऑफ आवर्स किचन में। उसका पैर स्लिप हुआ, वो उबलता हुआ 12 लीटर का कुकर मेरे बेटे पे गिरा संगत जी। और उसको सेकंड डिग्री बर्न्स हुए थे और मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया क्योंकि मैं परेशान होंगी, मैं अपने फादर इन लॉ की लुक आफ्टर करने, कुछ उनका आई सर्जरी या कुछ था, मैं चंडीगढ़ गई हुई थी। इन लोगों ने मुझे बताया नहीं था। लेटर ऑन आई अंडरस्टूड कि मेरे पेट की साइड वो कुकर गिरना था ना संगत जी, पैर स्लिप हुआ तो कुकर एकदम पलट गया। यूजुअली दैट्स व्हाट हैपेंस। बट वो कुकर मेरे बेटे के बम्स पे गिरा, थाइस पे गिरा, उसके प्राइवेट पार्ट्स, उसका स्टमक सब बच गया। महाराज ने वो कर्मा शेयरिंग एज अ मदर मुझे वो प्रसाद खिलाया, लोगों की वो जलन ठंडी करने के लिए और उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए। वो थोड़ा-सा मुझे खाँसी-ज़ुकाम हुआ, महाराज ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया उस प्रसाद से। बुलाकर महाराज हमारे प्रसाद खिलाते हैं और कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें टाल जाते हैं। दिस इज़ हाउ आई वुड लाइक टू इंटरप्रेट इट और वो मेरा बिलीफ है। मेरे हस्बैंड बेटे को आस्ते-आस्ते हील हुए, उसके भी कुछ कर्म कटने होंगे। बट उसको लाइफ लॉन्ग कोई ऐसी सीरियस हार्म नहीं हुआ। शुक्राना मेरे महाराज का, बहुत-बहुत शुक्राना। और जब उसके ऊपर वो गिरा था, द फर्स्ट थिंग माय सन हैड डन, जिसका मुझे बहुत शुक्र करती हूँ महाराज ने, वो महाराज का दीवाना है। जाके मंदिर में मैंने किसी के लिए बड़े मंदिर का एक स्पेयर बॉटल ऑफ जल प्रसाद रखा था चरणों के आगे महाराज के। किसी को भेजना था मैंने, बैंगलोर और समवेयर, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था। जब उसके ऊपर ये उबलता हुआ सब गिरा था, संगत जी वो दौड़ता हुआ मंदिर गया था और उसने वो जल प्रसाद की बॉटल खोल के पी ली थी और महाराज के चरण मतलब छू लिए थे कि महाराज मुझे बचाइए, मेरी सहायता कीजिए, जो उन्होंने की। शुक्राना मेरे महाराज का, अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, कितने सत्संग सुनाए, आज तो मैंने लिस्ट बनाई है तो जल्दी-जल्दी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। बेटी की वेडिंग होनी थी, उसमें काफ़ी सारे विघ्न तो इन चीज़ों में आ ही जाते हैं। मेरा ये मन था कि महाराज उसकी वेडिंग 16th को करें, लेकिन वो नहीं मान रही थी 16th मार्च। कुछ ऐसे हालात हुए, उसे कहीं अब्रॉड जाना था, तो उसके हस्बैंड का पेपर वर्क चालू हो जाए, इस चक्कर में प्रीपोन करके हमें ऑफ़िशियल वेडिंग जो उसकी है 16 को ही हुई, 16 मार्च। और जबकि जन्म पत्री उनकी मिलती नहीं है, सब लोगों ने बोला था ये शादी ठीक नहीं रहेगी। महाराज ने 16 मार्च को उसकी शादी करी। मैं महाराज का स्वरूप अपने पर्स में लेके गई आर्य समाज मंदिर में, उसकी वो रजिस्ट्री और वो सब कराने के लिए। और जब मैंने वो स्वरूप वहाँ निकाला, तो उसका शीशा चूर-चूर हो गया था। और उससे पहले महाराज ने मुझे एक सिमिलर सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने मुझे ब्लेस किया कि एक लेडी जो मेरे ही सिचुएशन में थी और महाराज ने बोला, उन्होंने बोला कि तू ये शादी मत कर, और उन्होंने बोला महाराज को अब मैं ना नहीं कर सकती, आप ही कुछ कीजिए। तो
उन्होंने उनके बच्चों को बोला कि मेरे पैर दबाओ, आप अपना लोड मेरे ऊपर कंधों पे डालो। अब महाराज अपनी देह में तो आज हैं नहीं, पहले मुझे वो सत्संग सुनाया और जिस दिन मेरी बेटी की शादी थी, सबके सामने नहीं थी, वो सिर्फ़ कोर्ट मैरिज थी। उस दिन 16 तारीख थी, जो मैं चाहती थी 16th हो। संडे वही नॉन वर्किंग डे था मेरी बेटी के लिए और 16 थी और महाराज ने वो लोड अपने स्वरूप पे लिया और शीशा टूट गया और मेरी बेटी की शादी टिक गई इनकी दया से। आगे भी अपनी दृष्टि बनाए। जय गुरु जी। तो मैं लास्ट एक सत्संग सुनाती हूँ कि इन दिनों मैं पिछले साल एक संगत के साथ एक नॉन संगत डे पे डुगरी मंदिर पहुंची। महाराज ने मौका दिया डुगरी मंदिर के अंदर जाने का ऑन अ नॉन संगत डे और वहां जाके मैंने छोटे मंदिर जिनमें महाराज का ओरिजिनल घर था वहां गई और वहां से मैंने एक गलती की जो इंसान को करनी नहीं चाहिए, जो गलत है कि मैंने बहुत पहले दीपिका आंटी का सत्संग सुना था, एक लेडी का जो वहाँ से 2 ईंटें लाई थी। तो वहाँ कुछ ईंटें पड़ी थी तो मैंने प्रिज़्यूम किया शायद ये महाराज के घर की हों, उस दिन नॉन संगत डे था, 1 ईंट ले लेती हूँ। तो मैं लेके आई अपने साथ दिल्ली। फिर मैं जहाज़ में नहीं लेके आ पाई तो मैंने वो अपने ड्राइवर के साथ छोड़ दी, वो ईंट बोला कि कार में आप उसको लेके आना। संगत जी, वो ईंट पूना नहीं पहुँची, वो उनसे कहीं मिसप्लेस हो गई, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ तो मैंने महाराज से माफ़ी भी माँगी, शायद ये गलत किया मैंने कि वो वहाँ लोग उसका उन ईंटों के ना घर बनाते हैं और वहीं छोड़ जाते हैं अपनी एक आशा सी। मैंने तो घर महाराज से नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ प्यार से वो ईंट उठाई थी तो अपने मंदिर में रखने के लिए, क्योंकि नॉन संगत डे था, कोई रश नहीं था, तो मैंने उठाई। तो फिर संगत जी क्या होता है कि हमें घर की बड़ी प्रॉब्लम थी, हमारा एंसेस्ट्रल घर बिक चुका था और अब हमारे पास कोई घर नहीं था और हमें ये भी पता नहीं था कि हमें सेटल कहाँ होना था। बाय चांस हमारी पोस्टिंग पूना आई और 5-6 महीने के बाद वो ड्राइवर वापस गए और इस बार जब वो वापस आए तो ईंट लेकर आए, बोले मैडम आपकी ईंट मिल गई। तो मैं बड़ी खुश हुई। संकट जी जिस दिन वो ईंट आई उसके दूसरे ही दिन महाराज ने हमें एक घर दिखाया। वो मुझे पसंद आया वो घर। जब मैंने उस लेडी को बोला कि वो कोई दूसरा तीसरा ही घर था जो हमने देखा। इट वाज द घर खरीदना था और 2 दिनों में ही हमने घर खरीद लिया। एक दिन में एक चक्कर मारा, बात नहीं बनी, दूसरे दिन पहला ही घर देखा। मैंने उस लेडी को बोला क्या मैं ये मेरा घर है, मुझे ये पसंद है। मैंने बोला ब्रोकर के सामने ऐसे तो नहीं अपनी इतनी इच्छा दिखानी चाहिए कि वो तो प्राइस और भी बढ़ा देगी। लेकिन मेरे मुँह से बेसाख्ता ही निकल गया, यही मेरा घर है। क्या मुझे आप इसकी नंबर प्लेट दिखा सकते हैं? नंबर प्लेट व्हाट आई मीन हाउस नंबर दिखा सकते हैं? जब मैं बाहर गई तो मैंने उसको सम अप किया, नंबर था 7। मैं आई अपने हस्बैंड को मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे वही घर चाहिए। उसमें मुझे महाराज ने अपना नंबर दिखा दिया, वही मेरा घर है। तो मेरे हस्बैंड जब गए तो उन्होंने उन उनको भी घर पसंद आया लेकिन नंबर देखा ऐड अप करके 6। तो मैंने महाराज से बोला कि महाराज आप क्यों मुझे इतना पगला सबके सामने दिखा देते हो? जब मैं आई थी तो मुझे तो सम अप करके 7 दिखा था। चलो कोई बात नहीं। फिर संगत जी पता चला कि वो जो घर है वो 2 प्लॉट्स पे बना हुआ था। एक का सम 6 था, दूसरे का सम 7 और दोनों मिला के 13। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे मेरी बेवकूफ़ अकल को जवाब मिल गया कि नहीं यही मेरा घर है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज इनके साथ नंबरों की है। इंसान को अपना प्यार अपने गुरु के साथ इन नंबरों, दिनों, वारों पे नहीं लिमिट करना चाहिए, लेकिन मेरी अवस्था भी ऐसी ही है। छोटी-मोटी कर्मों की गर्मी लग जाती है तो तिलमिलाने लगती हूँ। महाराज कुछ बरुतबारी दें,
संयम दें, पवित्रता दें कि उनके बाने में रह पाऊँ। अभी तो छोटी-छोटी चीज़ों पे एकदम से तड़प जाते हैं और इनको तंग करते हैं। जैसे अनुजा मेरी फ्रेंड कहती ना, "तू महाराज पे बड़ी प्रेशर डालती है।" अभी भी कुछ किसी चीज़ से गुज़र रही हूँ, तो खुश हूँ आज कि महाराज ने सत्संग शेयरिंग कराई है, शायद मेरा कर्म काट देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। हमेशा मुझे शर्म भी आती है, पता नहीं क्या-क्या बड़बड़ा जाती हूँ। 2 सत्संग से पहले मैं इनसे परमिशन लेती हूँ, महाराज आप ही बोलना, आप ही बुलवाना। चाहे वो पता नहीं क्या सत्संग किया है मैंने, मुझे पता ही नहीं कि मैंने किस फ्लो में क्या बोल गई हूँ। मेरी सारी गलतियाँ महाराज माफ़ करें, मेरी सारी गलतियाँ संगत माफ़ करे। संगत का शुक्राना, मेरे गुरु जी का शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। आंटी, I've stopped sharing. यस आंटी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। वंस अगेन आंटी। हाँ जी। धन धन गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना आंटी। इतने प्यारे आपने इतने सुंदर सत्संग शेयर करे, जो कि बिल्कुल एज इफ दे वर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर सत्संग्स, वेरी एफर्टलेसली यू स्पोक एंड आपने बहुत दिल से कहा आंटी। एंड यू नो ऐसे आके प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टिंग योर फॉलीज, एक्सेप्टिंग योर challenges, accepting your saying, questioning, आपने बोला क्या है, क्वेश्चन माय फेथ, ये सब बोलने के लिए भी यू नीड लॉट ऑफ ऑडेसिटी। आपने बहुत ही सच्चे मन से और दिल से इतने प्यारे सत्संग करे हैं। आई एम श्योर बहुत संगत को अपने बहुत मैसेजेस मिले होंगे, रिप्लाई मिले होंगे। सो अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जैसे गुरुजी कहते थे, सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी कल्याण। सो हम सब बहुत बहुत धन्य हो गए आंटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू रियली कन्वेड इट वेरी ब्यूटिफुली। और आप कभी ये मत सोचें कि आपके सत्संग, जैसे आपने बोला ना मेरे पुराने सत्संग हैं, तो मैं बार बार वही रिपीट, सत्संग तो आंटी वही रहेंगे। और गुरुजी कहेंगे ना, कहते हैं हर बार डिफरेंट डिफरेंट। मैंने आपके सत्संग सुने हैं, आपसे भी, प्लेटफॉर्म पर भी, तो महाराज ने हर बार नए नए मैसेजेस दिलवाए हैं। सो अनंतम शुक्राना। सत्संग्स आर नेवर ओल्ड और नेवर रेपिटेटिव आंटी, दे आर सो ब्यूटिफुल एंड सो डिवाइन। थैंक यू, शुक्राना थैंक यू। शुक्राना शुक्राना महाराज फॉर दीज डिवाइन महाराज एंड का सेराफिक शुक्राना, मोमेंट्स। हाँ जी, महाराज का बिल्कुल आंटी। शुक्राना, वासन अंकल का बहुत शुक्राना, आपका शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू। शुक्राना गुरुजी महाराज का। शुक्राना शुक्राना वासन अंकल का। एंड ऑन बिहाफ ऑफ वासन अंकल एंड द होल मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम, आई वंस अगेन थैंक यू महाराज फॉर दीज divine and pristine moments of seva satsang simran. Jai Guruji Maharaj, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे